सबसे बड़ा रोल मैं कहूँगी सर घर वालों का। बहुत बढ़िया। मतलब मेरी मम्मी का तो ऐसा कहना था कि महिमा क्यों इतनी मेहनत वाली पढ़ाई करी, कोई छोटी मोटी पेपर दे लो यार। मैं नहीं जाने वाली दूसरा पेपर देने, पेपर बिगड़ गया है, 20 का हम देखेंगे अच्छे से। हम्म। मतलब 90 नंबर का पेपर मैं छोड़ चुकी थी हम्म। और 19 से पूरी उम्मीद छोड़ चुकी थी। ये कह रही हैं तो मान लेना, मैं इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि ये बातें तो शायद बहुत बार रिपीट की हैं, बहुत बार बताई हैं। अब ये तो सबूत है, मैं सेलेक्टेड नहीं हूँ, आप तो हैं। इनकी बात मान लेना यार कि हमको अपने ऊपर बेसिक काम करना है। स्वागत है रक्षा एकेडमी में आप सभी का। और आज मैं ये बात बोलूंगा महिमा कि अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो जरूर कर लेना। क्यों? क्योंकि महिमा जैसे कई साथी हमारे पास आने वाले हैं जो आपको ये बताएंगे कि कैसे एक साफ स्ट्रेटेजी के साथ में एमपीपीएससी को समझने के बाद सेल्फ स्टडी करके भी एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। दूसरा, अक्सर जब 4 साल का एक दबाव होता है, 4 साल पहले हमने कोई परीक्षा दी होती है, उसके बाद लगातार मनोबल को बढ़ाए रखना और उसके बाद एक रिजल्ट आना कि मेरा सिलेक्शन हो रहा, 808 नंबर हमारे पास में, कैसा लगता है? पहले तो ये बात बहुत अच्छा लगा। फाइनली अपने अलावा घर वालों को अगर देखें तो उनकी खुशी का अंत नहीं है। बस दिक्कत ये है कि कुछ जो भूल मैंने की वो आज मुझे थोड़ी महंगी साबित हुई। पर मैं ये चाहूँगी कि आने वाले एस्पिरेंट उस गलती को ना दोहराएं जो मैंने की। बिल्कुल। और इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको लाया ही इसलिए हूं, अगर मैं बात करूं कि जो गलतियां आपने की, जैसे आपने शुरुआत की, विदाउट कोई मिलावट, बिना किसी मिलावट के आपको वो हर बात स्टूडेंट्स को बतानी है जो उनके लिए महत्वपूर्ण है। कि कैसे, आखिर सबके लिए आश्चर्य बात होती है कि एक तो बिना इंदौर आए, ठीक है, दूसरा सेल्फ स्टडी कैसे आपने किया, ये सब आपको पूरे डिटेल में बताना है। शुरुआत जो हम करेंगे, आराम से कैमरे के साथ देखिए, बताइए ताकि बच्चे आपको देख सकें। आपको बताना आप कहां से हैं, कब तैयारी शुरू की, कैसे सिविल सर्विस में आए और क्या क्या आपकी रणनीति रही इसके साथ। फिर मैं सवाल आपसे पूछता रहूंगा। सर मेरा सफर शुरू हुआ 2016 में। मेरे मामा जी का रिजल्ट आया था जीनियर प्रेजेंट टाइम में फैक्ट्री ऑफिसर से रेडी हो गए। तो मेरे को पहली बार पता चला कि हाँ पीएससी जैसा कोई एक प्लेटफॉर्म है जिसपे कोई बड़ी जॉब होती है, सारी चीज़। पर मुझे पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लिटरली मैं आपसे बोलूँ। ठीक है, बस ठीक। ये था कि काम चलाऊ वाला काम हो जाना है। तो भैया का मेरे बहुत ज़्यादा ये था कि बहन कुछ बने बड़ी। फिर ये हुआ कि 16 में रीवा में कोचिंग है कोठारी इंस्टीट्यूट, वहाँ मैंने ज्वाइन किया अक्टूबर की बात। 3 महीने लगता है मैं गई वहाँ पे और मुझे कुछ नहीं पता था कि ये 3 ईयर एग्जाम है, क्या है कैसे नहीं, क्योंकि मेरा लास्ट ईयर अभी पूरा बचा हुआ है। अब मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूं, जो नया बच्चा देखे इस वीडियो को, कई बच्चों को शुरुआत में आके ये नहीं पता होता है कि प्री के बाद भी एक एग्जाम होता है और प्री निकलते ही हम अधिकारी नहीं बनते हैं। मींस कि आप बोले 3 ईयर का मतलब है फर्स्ट ईयर प्रीलिम्स, सेकंड ईयर का मतलब आपका मेंस और थर्ड ईयर का इंटरव्यू। और एक बहुत भोली बात कही है आपने कि वाकई जो हम लोग छोटी जगह पे होते हैं, जब वो सपने देखते हैं तो उस समय हमें नहीं पता होता है कि ऐसा भी होता है। प्री निकलना ही कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम तो अधिकारी बन गए हैं। सेम मेरे साथ सेम। ये हुआ था। बताइए। जी जी। तो अक्टूबर में फिर उसी टाइम आप जरा बच्चों को देखिए, आप सोचिए जी। आपको सामने उस तरफ रीवा से कोई बैठ के देख रहा है, सतना से कोई देख रहा है जी आपको, जी बताइए उनको आप। 17 का उसी टाइम नोटिफिकेशन आया हम्म। हुआ था। तो भैया ने मामा से डिस्कस किया कि अभी तो इसका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, क्या करें, इसको फॉर्म भराएं या नहीं। मामा कहे अभी तो उस टाइम पे ये बाउंड नहीं था कि आप 21 साल के हो जाओ तभी आप दे सकते हो। मैं शायद 20 साल में लगी हुई थी उस टाइम पे। तो फॉर्म भर दिया गया मेरा और मुझे खुद नहीं पता था कि मेरा निकल जाएगा। अच्छा। मैं चली गई हो गया फ्री माइंड होके। बस ये भी मैं बोलना चाहती हूँ कि फ्री माइंड होना बहुत जरूरी है। ये नोट करते रहो, महत्वपूर्ण चीज कि है फ्री मुझे माइंड होना। मुझे कुछ नहीं टेंशन थी कि मेरा होगा नहीं होगा। प्री में उस टाइम पे आपको याद होगा 17 में 63 लड़कियों का कट ऑफ गया था और मेरे उस टाइम 70 गए थे। फिर मुझे लगा कि 70 में क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है और पता भी नहीं था कि आगे मेंस भी है। फिर हम भूल गई मैं भूल ही गई कुछ हुआ है। हाँ कुछ हुआ है। और फिर सेमेस्टर एग्जाम वगैरह ये शुरू हुए। अप्रैल में आया रिजल्ट प्री का। तो सेलेक्ट हो गई मैं, मुझे लगा कि अब तो नौकरी लग गई है, आगे कुछ करना नहीं है। फिर बाद में पता चला कि इसमें मेंस भी होता है। अच्छा। और हुआ क्या कि मेंस की जो डेट थी वो हमारी थी 3 जून से थी। राइट राइट, मुझे याद है। और मेरा सेमेस्टर एग्जाम चल रहे थे मई में, 26 मई को मेरा लास्ट
सेमेस्टर एग्जाम खत्म हुआ, बस ये हुआ मैंने 2-4 बुक जो लूसेंट एमपी की बुक थी और थोड़ा बहुत एथिक्स की महावीर की एक बुक थी वो परचेस कर ली थी। उस टाइम तक पता चल गया था कि हाँ अब एथिक्स मेंस है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मतलब अगेन दूसरा पॉइंट, एथिक्स का पता चला प्री क्वालिफाई होने के बाद जी में। जी मैं स्पेसिफिक पर्टिकुलरली आपसे सवाल बार बार रिपीट क्यों करा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं आपको। अभी ही मैंने, याद होगा शुरुआत में मैंने सिलेबस जी डिस्कशन डाला था, जी उसमें जी चर्चा अपन जी करेंगे अभी। जी जी अभी भी मैंने सबके सब 6 के 6 पेपर का डिस्कशन डाला हुआ है जी चैनल जी के ऊपर। जी फर्स्ट मैंने पेपर देखा, अभी देखा होगा आपने, देखा मैंने। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर। और यहाँ एथिक्स में मैं यही समझा रहा था कि कई बार बच्चा ये जानता ही नहीं प्री के समय कि एथिक्स भी होता है, जी वो भी पढ़ना पड़ता है, उससे भी नंबर मिलते हैं, उससे भी डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। तो वही लगभग आपके साथ में था। वही हुआ फिर आगे यात्रा कैसे चली भाई? यात्रा फिर ये हुआ कि भोपाल आए, पेपर दिए खुशी के साथ। उस टाइम भी कोई प्रेशर नहीं था मुझे कि निकलेगा नहीं निकलेगा, अभी तो 4th ईयर कंप्लीट हुआ तो आगे देखा जाएगा। मेंस दिया मैंने, फिर वापस आई, खुश थी, सेटिस्फाई थी मैं पेपर देके, क्योंकि लूसेंट और एमपी मेरा बहुत स्ट्रांग था। और तो ये हुआ कि ठीक है पेपर ठीक ठाक गए हैं। फिर उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मार्कशीट मैंने देखी, उसमें ये हुआ कि लास्ट के 3 मेरे काफ़ी अच्छा स्कोर था और स्टार्टिंग के 3 में मेरे लगभग स्कोर कुछ याद है क्या अपना वो वाला? हाँ 680 था मेरा उस टाइम। 680 आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट जब आपका कुछ भी नहीं पता था। सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर था मई में और जून में आपका पेपर था, पेपर था तब जाके आपने 680 मारे। जी, 6 Very दिन good. के गैप था उसमें भी। लूसेंट और एमपी। ठीक है जी, जी। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर ये जब मार्कशीट मैंने देखी तब थोड़ा ये हुआ कि अच्छा खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या काम है। तो मैं कोठारी इंस्टीट्यूट का इसमें योगदान देना चाहूंगी कि वहाँ पे फिर स्पेसिफाई कर दीजिए। जी सतना, रीवा रीवा, रीवा से हाँ रीवा रीवा, से। ठीक है ठीक है। तो वहाँ पे मैं सर लोगों से डिस्कस की कि क्या है कैसा है। सर लोगों ने कहा कि अब तुमको प्रॉपर वे पे पढ़ना पड़ेगा सारी चीजें, और बुक वगैरह मुझे सजेस्ट की गई। उस हिसाब से फिर मैंने, ये था कि मैंने सेल्फ स्टडी पे बहुत काम किया। मुझे क्या है कि क्या अभी इस टाइम पे भी प्री और मेंस अलग अलग हो चुका था कि अलग अलग पढ़ना है, अभी भी प्री मेंस घुमा हुआ था दिमाग अभी में? घुमा हुआ अभी भी घुमा हुआ अभी है, घुमा हुआ अभी है। प्री मेंस एक साथ ही पढ़ना जी है। जी ओके ओके अभी ओके, घुमा हुआ है। फिर ठीक है। मैंने जब मार्कशीट आ चुकी थी, शायद नवंबर या दिसंबर में रिजल्ट कुछ ऐसा आया था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। तो उसमें मेरा ये हुआ कि मार्कशीट आ चुकी है, अब मुझे स्टार्टिंग के 3 पे बहुत अच्छा काम करना है। और फिर मैं रीवा से अपने ननिहाल चली गई वहाँ पे तैयारी करने के लिए, सिर्फ अकेले, ना कोई फ्रेंड का सपोर्ट ना कुछ, अकेले सिर्फ पूरा काम कर रही हूँ मैं खुद पे। जब 18 का मेंस दिया तो बहुत अच्छा गया, मतलब मुझे लगा, मैं बहुत सेटिस्फाई थी उस बार। और जब मार्कशीट आई तो 715 नंबर मेरे थे उसमें, इंटरव्यू कॉल कितने से चुका आपका? 8 नंबर से। 723 पे इंटरव्यू कॉल गया 723 था। पे इंटरव्यू राइट कॉल राइट था। राइट। तो अब उस बार मेरे लिए थोड़ा पैनिक था कि क्यों नहीं हुआ, और वो वेट करना कि मार्कशीट आ जाए, कहाँ पे कमी रह गई कहाँ पे नहीं है। तो जब मार्कशीट आई तो इसमें स्टार्टिंग के 3 मेरे बहुत अच्छे थे, 172 164, मतलब उस टाइम पे सेल्फ स्टडी में मुझे लगा मैं बहुत सेटिस्फाई थी। पर लास्ट के 3 में सर ऐसा हुआ कि जहाँ मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में 57 पाई हूँ निबंध में, वो गिर के मेरा 45 हो गया, 43 हो गया। फिर ऐसे ही एथिक्स में हुआ मेरे साथ, और सेम कंडीशन मेरे साथ हिंदी में हुई। स्टार्टिंग के 3 तो बहुत अच्छे थे, लेकिन लास्ट के 3 बहुत बेकार हो चुके अब थे। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रही हैं कि जब पहली बार इन्होंने मेंस दिया तो चूंकि सरस्वती से पढ़ी हुई हैं, राइट? जी जी तो सर। हिंदी वगैरह स्ट्रांग थी, निबंध वगैरह स्ट्रांग था, सब कुछ ठीक था। उसके बाद में उनके नंबर 628 के आसपास आए, 680 680 के आसपास आए। 680 का नंबर है, वो भी बहुत अच्छे नंबर होते हैं एक प्रकार जी से। जी जी और वो आने के बाद में फिर ये समझा कि हमें शुरुआती 3 पेपर में काम करना है। शुरुआती 3 पेपर में काम किया और आप कहां तक पहुंच गए? 715 पे। 8 नंबर से इंटरव्यू कॉल चूका, जहां पर निबंध में 43, एथिक्स भी डाउन हुआ, हिंदी भी डाउन हुआ। अब कहानी शुरू होती है कि अब आखिरी के 3 पेपर का आपको समझ में आता है, ठीक है? अब दूसरा मैं फिर कह रहा हूं, सामने देखिए उस कैमरे में, क्योंकि वहां जो बच्चे आपको देखेंगे इसके बाद में, आप उनके लिए एक प्रकार से उस हकीकत को खोलने जा रही हैं जो मैं पिछले 5 साल से बता रहा हूं। जी जी लगभग 5, आप जी भी सर। उसमें हिस्सा हैं कि आपको जी भी मैंने जी बताई जी वो चीज। बिल्कुल। तो वो 5 साल की चीज रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट होती है, वो आप पूरा समझाइए कि कैसे इस सिलेबस का आपको समझ में आया और कैसे आपने क्या किया। सर अब बताऊं तो यहाँ से मेरी सीरियस जो तैयारी होती है 19 में मेरी शुरू हुई। मेरा मतलब मैं बहुत डिमोटिवेट हो चुकी थी कि अब तैयारी नहीं करना, जो भी चीज़ है। बस ये था कि प्री मेरा कंटिन्यू निकल रहा था, तो एक विश्वास Confidence था। बंधा हुआ था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा आगे। पर ये था कि अब मैंने घर में बोला कि इंदौर जाना है। मेरे बोलने से पहले घर वालों का डिसाइड हो चुका था कि अब इसे इंदौर भेजना चाहिए, क्योंकि 2 अटेम्प्ट बस थोड़ी थोड़ी चूक से हो रही, तो
फिर घर वालों ने इंदौर भेजा और यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन की। बहुत अच्छा एक फ्रेंड सर्कल बना जिसकी मैं सभी को बोलती हूँ कि बहुत ज़रूरत होती है। अब फ्रेंड सर्कल में कैसे, किस फ्रेंड सर्कल की बात कर रहे हैं आप? शाम को वही घूमने घामने वाला अपना साथ वाला? नहीं बिल्कुल। अच्छा, तो स्पेसिफाई करो इन लोगों जी, को। हाँ, फ्रेंड सर्कल ऐसा सर कि मेरा ये रहता था कि लाइब्रेरी में मेरे को कई बार ऐसा होता था कि लंच मेरा छूट रहा है, डिनर छूट रहा है, ऐसे होता था। मैं 24 घंटे लाइब्रेरी में बैठी रहती थी। अब वहाँ पे होता क्या था कि दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, उसी के साथ हम क्वेश्चन पेपर अपना बना रहे हैं। टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की, मतलब उसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो टेस्ट सीरीज के पीछे भाग रहे हैं कि हम 4 दिन बाद इतनी तैयारी करके बस जाके वो लिख लेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली अपने आधा घंटा के क्वेश्चन पेपर बनाने होंगे कि 5 मिनट में मेरे को 3 क्वेश्चन ऐसे लिखने हैं, 3 नंबर वाले या जो भी जैसे है। एक आपको प्रॉपर बनानी पड़ेगी आधे घंटे का। मैं नहीं कहती कि आप डेली 1.5 घंटे लिखो, सिर्फ आधे घंटे का। वो भी ये बनाना है कि जो आप पढ़ रहे हो अलग से नहीं। अगर मैंने आज पॉलिटी पढ़ी है तो पॉलिटी का मैं 11 नंबर का क्वेश्चन बनाती थी, 3 बनाती थी 3-3 नंबर वाले और 2 क्वेश्चन बनाती 6-6 नंबर वाले। और उसको बस मैं लिख के देखती थी कि हाँ सही है या नहीं। अब इसको थोड़ा सा बच्चों की लैंग्वेज में मैं ट्रांसलेट कर दूं जो आप कहना चाह रहे हैं उस बात को। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अक्सर ये होता है कि टेस्ट सीरीज के टाइट शेड्यूल्ड की दौड़ में जब हम लोग भागते हैं, जहां पे हर 4 दिन बाद 1 यूनिट बाद आपका टेस्ट होता है और आप खुद उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, यूनिट कंप्लीट ही नहीं हो पाती, यूनिट कंप्लीट ही नहीं होती है। और ऐसे अगर आप टेस्ट देते हैं तो कई बार वो आपके लिए बेनिफिशियल ना होकर एक बर्डन होता है। बर्डन भी होता है, उसके बाद स्कोर भी हमारा बहुत लो होता है। बिल्कुल, सिर्फ डिमोटिवेट होते हैं हम, उसके अलावा कुछ नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने से हम जितना पढ़ रहे हैं दिन भर में, एक क्वेश्चन पेपर बनाएं, उसको हम लिखें, वो ज़्यादा बेटर है। और उसको अपने से 10 बार चेक करने के बाद हम किसी के पास ले जाएं कि अब चेक करो, वो ज़्यादा बेटर है। महिमा, तुम जो बात अभी बोल रही हो ना, मतलब उससे ये समझ में आ रहा है कि तुम्हारा सिलेक्शन क्यों हुआ है और 808 नंबर आए क्यों हैं। समझ में आ रहा है? 808 नंबर सर, इसमें शायद मुझे लगता है कि 50 नंबर और ऐड हो सकते थे। अभी उस पे आएंगे, मैं एक एक पॉइंट क्योंकि ये जो बातें हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अगर आपने देखा होगा इन पर चर्चाएं बहुत पहले भी हुई हैं, लेकिन बताना जरूर छोटी छोटी बात, क्योंकि बच्चा आप बता रहे हैं इस हिसाब से आप मुझे बता रहे हो, मुझे पूरा समझ में आ रही है वो बात कि आप क्या कहना चाह रहे हो। लेकिन वो सामने जो हमारा बच्चा बैठा है ना, जो आपकी वीडियो को देखेगा, बहुत उम्मीद से देखेगा कि भाई कौन है, इन्होंने सिलेक्शन लिया है, कैसे लिया है, क्योंकि टाइटल भी यही जाएगा भाई, सेल्फ स्टडी किस तरीके से आपने किया हुआ है। तो उनको मैं समझाना चाह रहा हूं कि आप जो कह रही हैं वो कह रही हैं, पहला पॉइंट कि अगर आज आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आप या तो पॉलिटी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, या आपकी किताबों में कहीं पीछे क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को उठाकर आप क्या करें, सेल्फ लिखें। और एक सबसे जरूरी बात आपने कह दी, आधी दुनिया जो भागती किसी, सर मैंने कैसा लिखा है बता दो ना प्लीज, सर आप प्लीज रिव्यू दे दो, सर आप प्लीज कर दो, या कॉपी चेक हो जाएगी तो उसको देखेंगे। इन्होंने एक बहुत बड़ी लाइन बोली कि जब 10 बार मैंने खुद अपने क्वेश्चन को देखा, उसके बाद आके मैंने किसी और से कॉपी चेक कराने की बात की। राइट, यही कही ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जब तक आपको पता, अगर आपने, और ये होता कब है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाने के हिसाब समझाना पड़ रहा है। ये होता तब है जब हमने खुद पढ़ा नहीं होता है तो हम दूसरे से रिव्यू कराते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हमने पढ़ा है तो हम उसको खुद रिवैल्यूएट क्यों नहीं कर सकते हैं? हमें करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप दो चीजें बोल रही हैं कि टेस्ट लगाना बहुत अच्छी बात है, फायदा मिलता है, लेकिन कंडीशन ये है कि पहले आप प्रिपेयर्ड हो चुके हो, आप तैयार हो चुके हो, अदरवाइज वही टेस्ट सीरीज आपके डिमोटिवेशन का फैक्टर बन जाएगी। दूसरा ये सेल्फ राइटिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपने एक छोटी सी चर्चा और की थी, कुछ किताबें आपने वो पढ़ी जो सिलेबस में यहाँ पे कोई पढ़ता नहीं है, उन किताबों के बारे में बताइए। बाहर आप मुझे बता रहे थे शिवलाल जी सर, कब से उठाई आपने वो किताबें? सर मैं इसमें 2 चीज बोलना चाहूंगी। हिस्ट्री के लिए जैसे जो बच्चे परेशान रहते हैं, प्री हो या मेंस हो, ये बकास्ता कहाँ से आ गया, चीजें कहाँ से आ गई, एक बुक मैं स्पेसिफाई करना चाहूंगी, यूपी पब्लिकेशन की है, यूनिक करके, वो मोटी रहती है, इतनी मोटी है, येलो कलर में आती है। उस क्वेश्चन से, उस किताब से बाहर लगता है मुझे, जब से मैं पढ़ाई कर रही हूँ एक क्वेश्चन नहीं गया है। लेकिन अब आज की दौर में पीडीएफ की दौड़ मची हुई है, यही सबसे ज्यादा घातक है सर। समझाइए समझाइए, आपको इसलिए खड़ा किया, समझाइए। यूनिक किताब का नाम सुना है आपने किसी ने? यूनिक उत्तर प्रदेश में सिविल सर्विसेज की गीता है, और जितने भी आपके बूढ़े बुजुर्ग होंगे
अगर कभी उन्होंने सिविल सर्विस की या सरकारी जॉब की तैयारी ही करी होगी तो यूनिक किताब वो लेके अपने पास में रखते हैं। इतनी मोटी सी किताब होती है, उसमें सारे के सारे सब्जेक्ट आपके क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। सर वो पर्टिकुलर भी आने लगी। और पर्टिकुलर नहीं लगी, हाँ, पहले मोटी याद, मुझे याद है पहले मोटी आती मेरे थी, पास पर्टिकुलर पर्टिकुलर वाली आती है। अब तो क्या थोड़ा सा बुढ़ापा भी आ गया ना हमारा, हमें पुरानी वाली बात करवाती थी, अब पर्टिकुलर देना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, बताइए यूनिक का नाम हो गया, और शिवलाल का क्या रोल रहा? शिवलाल की सर जो 11th-12th की रहती है एमपी बोर्ड की, सब क्या है एनसीईआरटी के पीछे भाग रहे हैं। एनसीईआरटी में नो डाउट बहुत अच्छी बुक है, वो समझ तो आपकी डेवलप करती है, बट जो 3 मार्कर्स आप कर रहे हैं, आपको जो टू द पॉइंट वहां पे लिखना है, जैसे आप साइंस की ले लीजिए, आपको रासायनिक अभिक्रिया या किसी भी चीज की डिफिनेशन पूछ रहा है, वो चीज आपको एनसीईआरटी में एज इट इज नहीं मिलेगी, लेकिन आप एमपीओ बोर्ड की बुक उठाएंगे, वहां पे आपको एज इट इज मिल जाएगी कि ये इसकी डिफिनेशन है, ये इसका एग्जांपल है, एज इट इज आपको जाके मेंस में लिख देना है। तो मुझे लगता है, जो मेरा एनालिसिस है अभी तक का, कि एमपी बोर्ड की बुक जो है 8 से 12 तक भी अगर आपके पास टाइम है तो कर लो, नहीं तो 8 से 10 तक में भी मोस्टली पूरा काम हो सकता है, हो सकता है। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का मोस्टली फिजिक्स केमिस्ट्री, उसी से सबसे ज्यादा डर रहे हैं ना लोग बाग, अभी के पेपर में भी है, सबसे ज्यादा क्यों डर रहे हैं? थर्ड पेपर को बहुत ज्यादा हुआ बचा कर रखा हुआ है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अब ये जो चीजें बता रही हैं आपको, क्यों बता रही है महिमा? क्योंकि आप अगर देखोगे जितनी भी बातें ये बता रही हैं, उसमें से आधे लोगों ने ये बातें सुनी नहीं होंगी कि ये भी किताबें हैं, ये भी चीजें। ये होती है जब आदमी खुद किसी लक्ष्य के पीछे भागना शुरू करता है, खोदना शुरू करता है। अब ये चीज महिमा बिना सिलेबस को समझे तो आपके दिमाग में नहीं सकते। तो सबसे पहले सिलेबस आपने कब समझा, कैसे समझा, ये मुझे जरा बताओ। सर 18 तक का मैं मेंस दे चुकी थी, मुझे सच में मेंस की कोई सिलेबस की कोई समझ नहीं थी, और यूट्यूब भी मैं यूज नहीं करती थी बिल्कुल। मुझे हमेशा बुक से पढ़ना पसंद है, आज भी मैं लाइब्रेरी भी आती थी आपकी तो कभी भी मैं फोन वगैरह ज्यादा नहीं, बुक से ही पढ़ती हूँ मैं। तो जब मैं इंदौर में आई तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, शोभित हैं, जेपी भैया लोग हैं, बहुत से लोग हैं, तो पहली बार मुझे पता चला कि हाँ इतना मोटा सिलेबस है, इससे पढ़ना है। और अच्छा हुआ कि 19 का उस टाइम नोटिफिकेशन नहीं आया था, और 8 महीने का टाइम मिल गया था मुझे। उस 8 महीने में मैंने जितनी मेहनत हो सकती है, जैसे मैंने बताया कि लाइब्रेरी में बैठे हैं, टाइम का नहीं पता चल रहा है, पूरे नोट्स हैंड रिटन मैंने बनाए, और पूरा नोट्स जब कंप्लीट हो गया तो वही जो मैंने आपसे स्ट्रेटजी बताई कि दिन भर उसी को पढ़ रहे हैं, शाम में उसको लिख रहे हैं। पहले जरा स्ट्रेटजी भी बता दो, कुछ रणनीतियां हमारे साइड से भी आई या नहीं आई? वरना क्या है, क्या होता है, मैं ये सेम चीजें, आपको यकीन नहीं होगा, आपने तो वीडियो देखे हैं, मैं ये बातें 5 सालों से बता रहा हूँ। जब मैंने चैनल की स्टार्टिंग ही की थी, उस टाइम से किस बारे में आपने सिलेबस डिस्कशन देखा होगा या रणनीति? या अक्सर मैंने ये देखा है कि जब कोई बच्चा बोलता है सर कोर्स तो ठीक है, मैं भी मानता हूँ, कोई दिक्कत वाली नहीं, एक आपका 18 में या 18 लास्ट में मैंने वीडियो देखा था, कि लास्ट 3 पेपर की इंपॉर्टेंस ऐसे करके कुछ उसका, हाँ मैंने रणनीति बताया था मैंने पूरा बोल। तो क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज थी, मैं लिटरली बता रही हूँ, मुझे 17 नहीं निकल रहा, 18 सब पढ़ी भी नहीं थी। सच्चाई ये थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है, प्री अलग भाग रहे हैं, मेंस अलग भाग रहे हैं, इंटरव्यू को तो कुछ सीन ही नहीं है। फिर ये हुआ कि प्रॉपर स्ट्रेटजी कैसी बनाई जाए, तो जब मेरी सिलेबस पे समझ विकसित हुई 19 में, मतलब 1 महीना मैं आपको बता दूं मुझे सिलेबस समझने में, अपनी स्ट्रेटजी बनाने में और इन सब चीज़ों में लगा। उस 8 महीने में मैं बताऊं, 1 महीना में मैं इतना कंफ्यूज रहती थी। अब भैया बोल रहे हैं कि कोचिंग ज्वाइन कर लो, घर से फोन आ रहा है, मैं जब इंदौर बैठी हो, पैसा है, कौन मना कर रहे हैं, कर लो ज्वाइन जाके। नहीं मैं बता रही हूँ ना। तो हुआ क्या कि जब मैं इंदौर आई तो भैया बोले, डेली फोन आया कि तुम कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रही हो, कर क्या रही हो वहाँ पे। अब मैं सच में इतनी कंफ्यूज थी उस टाइम पे कि मैं सच में यहाँ क्यों आ गई, इससे अच्छा तो मैं ननिहाल में बैठ के पढ़ रही थी। फिर ये हुआ कि अब कुछ न करना पड़ेगा, तो 1 महीना तो मैंने पूरे इसमें दिए, स्ट्रेटजी और सारी चीज़ों में, बट कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही थी। पढ़ रहे थे, सारी चीज़ें थी। फिर उस टाइम पे एग्जाम का नोटिफिकेशन वगैरह नहीं था, तो टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन की एक जगह। वहाँ ये हुआ कि 6 दिन का गैप मिल रहा था। उस 6 दिन में मैं ये रहता था कि 1 यूनिट, उस टाइम पे जितना ज़्यादा बर्डन नहीं था, मिड आईवल का इतने छोटे छोटे पोर्शन के टेस्ट होते थे, तो मैंने बहुत अच्छे से उस टाइम को यूटिलाइज किया और प्रॉपर नोट्स और सारे टेस्ट दिए मैंने। उसके अलावा फिर यूट्यूब में पहली बार मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन हुआ और मैंने आपका चैनल भी सब्सक्राइब किया। जय हो आ गई नंबर पे, चलो यहाँ तक आ गई। मुझे मैं बताऊं, इस रिजल्ट के ऊपर मैं बताऊं कि अब जाके चैनल सब्सक्राइब हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो पहले क्या था कि दिखता था तो मतलब उतना ज्यादा समझ नहीं आता था कि अच्छा से एथिक्स इतना डिटेल में पढ़ना है या कुछ भी है, क्योंकि 120-25 के अराउंड नंबर आ रहे थे। तो लगा ठीक है 5-10 तो ऐड करने हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। अब पहला वीडियो मैंने आपका एथिक्स का ही देखा था। अच्छा, तो फिर मैंने चैनल सब्सक्राइब किया और मोस्टली आपके जो
वीडियोस रहते थे स्ट्रेटजी को लेकर रहते जी थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट के 3 पेपर की इंपॉर्टेंस, ये सारी चीजें, फिर उस हिसाब से पूरी स्ट्रेटजी बनी कि कैसे क्या करना है। बस ये आपके वीडियो देखने के बाद मैंने ये जाना कि लास्ट के 3 पेपर जैसे डेली खाना खाते हैं वैसे इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। तो मेरा ये हुआ कि डेली हमें पर्यायवाची पढ़ने हैं, डेली प्रशासनिक शब्दावली पढ़नी है, 10-10, 15-15 जितनी भी हो पाए। तो ये हो गया कि मेरे को ये 3 का बर्डन तो पूरा खत्म हो चुका है। जैसे एक स्लोगन डेली याद कर रहे हैं निबंध के लिए, या कुछ भी न्यूज़ में आ रहा है तो उसको लिख रहे हैं। मेहनत तो बहुत की मैंने, मतलब जितना हो सकता है। तो बस ये था कि स्ट्रेटजी अच्छी हो गई है, अब काम करना है खुद पे। अब शुरू हुई टेस्ट सीरीज और वहाँ पे स्कोर भी आने लगे 90+, 98, कई बार 100+ भी गए, तो कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्टअप हो चुका था। मैं और एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि प्री से पहले, इवन ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा कि अगर आपका 24 का प्री आने वाला, अगर आपको लग रहा है कि आपका मेंस नहीं तैयार है, तो आप स्किप कर दो प्री। मैं इतना तक बोलना चाहूँगी। मैं इसी को लेके, मतलब महिमा आप तो सिलेक्टेड हैं, और अब मैं बता रहा हूं कि जो बातें 2018-19 में बताएंगी उसका मूर्त रूप आज मेरे सामने महिमा खड़ी है। और जब आप कोई बीज बोते हैं, आप इस उम्मीद से बीज बोते हैं कि एक दिन वो फल बनेगा, वृक्ष बनेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि अगर उन वीडियोस से आप कई और लोग भी हैं जिनके साथ में हुआ, अगर आपको ये समझ आया कि हमें ऐसे करना है, और कितना सबसे बड़ी बात, इन्होंने वीडियो सिर्फ देखा नहीं, आपने उसको फॉलो किया, ब्लाइंडली फॉलो किया। आज फॉलो करने का परिणाम ये होता है। अब ये बात ये नहीं कि मैंने बताया, बात वो मेरी बताने की नहीं है, बात वो एक हकीकत है, वो एक सच है कि पाठ्यक्रम की पूरी समझ, आखिरी 3 पेपर का महत्व आपको बहुत जरूरी है। वही आपको सिलेक्शन, रिजेक्शन और पोस्ट, हमेशा लगभग मैं ही बोलता था कि सिलेक्शन, रिजेक्शन और पोस्ट आपको आखिरी के 3 पेपर ही दिलाते हैं। और उसको इन्होंने क्या बोला कि इसको डेली रूटीन खाना खाने वाला बना लिया कि हमें इनको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। एक जो चीज अभी आप बोल रहे थे, जैसे अभी हमने अपना मेंटरशिप बैच लॉन्च किया है, उसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ये कहा कि अगर किसी व्यक्ति को टारगेट करना है 2024, तो पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, ये आप कम से कम, क्योंकि अपने पास अभी लंबा समय नहीं है, 120 दिन है, इतना ही हम कवर कर सकते हैं। कम से कम इतना हम मेंस के पहले कवर कर लें। क्यों कवर कर लें? क्योंकि ये प्रीलिम्स से थोड़ा हटके है। पेपर 1-2 काफी हद तक प्रीलिम्स को कवर करता है। तो बाद में अगर 22 जुलाई को जाके आपका मेंस है, तो अगर आपने ये 4 पेपर पहले कवर कर लिए, तो कहीं ना कहीं आप एक प्रकार से, आप जैसे कंपटीशन से, क्योंकि आप भी यहां खड़े हो, क्योंकि आज मानने वाली थोड़ी है ये, मानना है क्या? नहीं मानना है, डीसी बन के ही मानेंगे हमें, राइट? आप जैसे कंपटीशन के आसपास भी जाके खड़ा होना है, तो हमें उस 28 अप्रैल की प्रीलिम्स के पहले 4 पेपर तो कवर करना चाहिए। क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है सर। और वरना आप स्किप कर दो। और दूसरा पॉइंट जो आपने महत्वपूर्ण बताया, दोस्तों मैं आपको टोक नहीं रहा हूं, क्योंकि मुझे देखने वाले व्यूअर वो व्यूअर्स होते हैं जो कई बार बिल्कुल नए नए होते हैं पीपीएससी में। तो आप बिल्कुल आपके जैसे, तो आपको जैसे मैंने उस समय एक एक बात खोल खोल के बताई थी, ये ऐसे आपको 3rd पेपर पढ़ना है, ये करिए, ये करिए, या 4th पेपर 6th पेपर पढ़ना है, वैसे जो आप कह रही हैं उसको समझा रहा हूं। दूसरी बात जिन्होंने फिर कही, अगर आप स्किप भी कर देते हैं कोई बुरी नहीं, आप पहले समय लेके कंटेंट तैयार कीजिए, अपने नोट्स पे काम कीजिए, सिलेबस पे काम कीजिए, उसके बाद में आप टेस्ट दीजिए, तब वो 90 से 100 में कन्वर्ट होके आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। लेकिन अगर आप बिना प्रिपरेशन के टेस्ट देने जाएंगे, तो उस समय आपके कॉन्फिडेंस को डुबा देगा, आपको जमीन में दबा देगा। राइट? चलिए आगे चलते हैं। अब आप 19 में पहुंच गए, नंबर भी अच्छे आने लग गए, अब क्या हुआ? बस सर तब ये था कि डिस्कशन की बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन कैसा डिस्कशन? ग्रुप डिस्कशन। जैसे मैं दिन भर पढ़ रही हूँ, लाइब्रेरी में दोस्त बन चुके हैं, हॉस्टल में भी बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। कि ऐसा था कि एक मेरी फ्रेंड है प्रिया, वो अगर जान गई है कि मैं रूम में आ गई हूँ, 1 घंटे का टाइम नहीं लगे, वो तुरंत आ जाए, चलो दीदी डिस्कशन करना है, जो पढ़ के आई हो आज बता ही दो। तो इससे अच्छा इससे ये हुआ कि मेरी जो लर्निंग कैपेसिटी थी और दिमाग में चीज़ ये रहता था कि हाँ आज का अच्छे से पूरा रिमेम्बर है। तो डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी मेरा बहुत बड़ा एक फ्रेंड सर्कल है, उसमें चीज़ें नई चीज़ें मिलती जाती हैं। कोई चीज़ का डाटा मेरे पास नहीं है, दूसरे से मिल रहा है, मेरा डाटा दूसरे के पास जा रहा है। तो वो जो डिस्कशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना डिस्कशन करते हो आप लोग? बट डिस्कशन का यहाँ पे मैं देख रही हूँ ट्रेंड ही बदलता जा रहा है सर। हाँ। लोग पढ़ नहीं रहे हैं अंदर, हाँ। सिर्फ डिस्कशन हो रहा है। हाँ, वो भी काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि आप जब
पहले पढ़ोगे आप, ठीक है आप एक जन बैठ गए हो 4 लोग को सुना रहे हो, वो डिस्कशन नहीं है। डिस्कशन तो वो है ना कि जब मैं भी पढ़ी हूँ उसी टॉपिक को, आप भी पढ़े उसी टॉपिक को, फिर हम उस पर डिबेट कर रहे हैं, तब जाके कुछ नया निकलेगा। डिस्कशन मतलब ठीक है ट्रेंड चल गया डिस्कशन करना है, वो डिस्कशन कैसा होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। राइट राइट। पूरा दिन पढ़ने के बाद सिर्फ आधे घंटे आपको डिस्कशन करना है, ये नहीं कि हम 24 घंटे डिस्कशन में बिता रहे हैं, वो कॉपी में नहीं आएगा। सिलेक्शन रिजेक्शन का अंतर समझ में आ रहा है? कहां कोई व्यक्ति सेलेक्ट हो रहा है और कहां कोई व्यक्ति बाहर हो रहा है, वो अंतर आपको नहीं पता। महिमा आप क्या बता रही हो, मैं एक्चुअली आपसे बताऊं ना, आप जिन बातों को बहुत आसानी से बता रहे हो ना, वो बातें इतनी टेक्निकल हैं कि समझ में नहीं आती हैं। आप एक मूर्त उदाहरण है कि आखिर क्यों आप सिलेक्टेड हो। वो सवाल होता कि आखिर महिमा पाठक नायब तहसीलदार क्यों बनी। हो सकता है इंटरव्यू में थोड़े और अच्छे नंबर में लगे होते, थोड़ा और ज्यादा। इंटरव्यू को मैं नहीं कहूंगी, मेरे मेंस में मेरी गलतियों की वजह से नंबर कम हुए। क्या हुआ उसमें बताइए आप। सर 808 नंबर है मेरे। हुआ क्या, थर्ड पेपर में मैंने 60 नंबर का पेपर छोड़ा उस टाइम पे। वो मुझे आज बहुत मतलब महंगा पड़ रहा है और गिल्ट हो रहा है, क्योंकि मैं रिजल्ट आया, खुशी तो ठीक है जो है, उससे ज्यादा दुख हुआ मुझे कि शायद कुछ और बिल्कुल हो सकता था। थर्ड पेपर पे गलती की है मैंने। फर्स्ट पेपर जब मैं देके आई, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को ये था कि बहुत अच्छी तैयारी मेरी हो चुकी थी, और 20 नंबर का फर्स्ट पेपर छोड़ना मुझे पच नहीं रहा था, मतलब जिसे कहते हैं डाइजेस्ट ना हो पाना। वो भी आप तब बात कर रही हैं जब 19 में लिखना ही सब कुछ होता था। 19 में लिखना सब कुछ होता राइट राइट, पूरा पेपर। वहाँ 20 नंबर आपका वो छोटा। वहाँ पे वो 3 के नंबर वाले तो आपको पता होगा काफी टफ आए थे, छूटे सबके नो डाउट, पर मुझे ये हुआ कि मेरा क्यों छूटा, क्योंकि इतने टाइम से अगर तैयारी कर रही हूँ और वो चीजें, तो मैं सेकंड पेपर देने ही नहीं जा रही थी। मेरा ये हुआ कि नहीं जाऊंगी पेपर 19 वाला। जी सर। अरे भगवान। और ये यहाँ पे मैं फैमिली सपोर्ट की बात करूंगी कि जो कहते हैं बहुत बड़ा, मेरे घर वाले जानते हैं कि ये परेशान हो जाती है। मेरी बहन को भेज दिया था घर वालों ने यहाँ पे इंदौर कि ये परेशान हो जाएगी, तुमको जाना जरूरी है। मेरी छोटी बहन है मानसी, वो आ चुकी थी इंदौर। मैं कही मैं नहीं जाने वाली दूसरा पेपर देने, पेपर बिगड़ गया है, 20 का हम देखेंगे अच्छे से। जैसे मैंने कहा कि अगर नहीं है तैयारी तो छोड़ ही दो पूरी तरह से, तो मेरा ये होगा मैं छोड़ देती हूँ। मानसी पागल होगी क्या, जाना तो पड़ेगा तुम्हें पेपर देने। मैं जो अभी सिनॉप्सिस का भी चलन चल गया है, मेरे पास आज तक एक सिनॉप्सिस नहीं है, लिटरली बताऊं तो। और सेकंड पेपर मैंने रिवाइज तक नहीं किया, रोते गाते बस चली गई पेपर देने। पेपर सेकंड काफी इजी था, वो हो गया। थर्ड पेपर में मैंने बताया फिर मैंने वही गलती की, 60 नंबर का पेपर ही छोड़ दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बैठ चुका था कि पेपर लिखने से सिलेक्शन नहीं होने वाला। पेपर में क्वालिटी हो तब लिखो, या फिर ऑथेंटिक होनी चाहिए, बाकी लिखने का कोई मतलब नहीं। तो थर्ड पेपर मुझसे जितना बन रहा था, हाँ वो बहुत ऑथेंटिक था, तभी मुझे लग रहा है कि सिलेक्शन मिला है। राइट, सिलेक्शन मिला है। तो थर्ड पेपर में मैंने 60 से 70 नंबर छोड़े आराम से। 20 नंबर का फर्स्ट पेपर छोड़ चुकी थी, और फोर्थ पेपर में मेरा 6 नंबर वाला एक छोड़ चुका था। अब आप इनकी ऑथेंटिसिटी को समझिए, जो कह रहे हैं कि सिर्फ लिखने से सिलेक्शन नहीं होगा। इस लाइन को मैं थोड़ा खोल के बताता हूं। प्रश्न क्या है, प्रश्न की रिक्वायरमेंट क्या है, और उसमें कंटेंट क्या जाना है, इसकी समझ होने के बाद ही आप ये बोल सकते हैं कि आपको क्या लिखना है। और सोचिए, थर्ड पेपर में 60 से 70 नंबर छोड़ना मतलब क्या हुआ, आप 230 नंबर के आसपास का ही पेपर अटेम्प्ट करके आई हैं। थर्ड पेपर आप 230 नंबर का ही अटेम्प्ट करके आई हैं, और उसमें भी निश्चित है कि 120 तो इनके आए ही होंगे, क्योंकि अगर 120 नहीं आए होते, अनडिजर्व से आपका सिलेक्शन नहीं होता, आप डिस्क्वालीफाई हो चुकी होती। मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपने 120 के ऊपर नंबर उठाए हैं, दैट मींस 230 में, 300 में नहीं, 230 में भी 130 140 जो भी आपके नंबर होंगे, पता चलेगा हम लोगों बाद में, और हो सकता है शायद 150 नंबर भी हो। यानी थर्ड पेपर जो आपका है, अगर आपने कंटेंट पे काम किया है, अगर आपने जमीन से उसको पढ़ा, फिर मैं बता रहा हूं एनसीईआरटी नहीं, अगर आप पढ़ पा रहे हैं, मैं भी इस बात को प्रेफर करता हूं। प्रियंका का तुम्हें याद होगा, शिवलाल की किताब में शायद पहली बार मैं तुम्हें दिखाई थी कि शिवलाल से पढ़ना, तुम्हें याद होगा शिवलाल की किताब में। अब चूंकि बच्चा नहीं मानता है तो पता नहीं, हम लोग जो पहले पढ़ते थे हिस्ट्री पर, शिवलाल की किताब में बताई थी, ठीक है, हिस्ट्री बहुत बढ़िया, ज्योग्राफी के सीधे प्रश्नों से आ जाते हैं, ठीक है। हिस्ट्री का तो पूरा क्वेश्चन ही उठा के दे देते हैं, सीधा क्वेश्चन की भाषा भी नहीं बदलते हैं, भाषा भी नहीं बदलते हैं, और वहां पर उसी लहजे में लिखा होता है जितने नंबर की आपको जरूरत होती है, उतने में ही लिखा हुआ होता है। लेकिन प्रॉब्लम वही है ना कि जैसे मैं फिर बता रहा हूं, जैसे हम लोगों ने सिलेबस का डिस्कशन कराया, ना तो कोई ये कराएगा, ना तो कोई ये बताएगा कि इन किताबों से भी काम हो सकता है। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि अगर हमें बताएंगे हकीकत तो फिर खर्चा पानी कैसे चलेगा, उसका भी तो ध्यान देना पड़ता है। तो ये इन्होंने बताया कि आपको ध्यान देना है कि आप भले कम लिखो
लेकिन वो कंटेंट बहुत मजबूत होना चाहिए। आप सोचो, अगर 70 नंबर का पेपर और अटेम्प्ट किया होता और 35 नंबर और अभी एक्स्ट्रा जुड़ गए होते, क्या होता आज? अगली बार होगा। वो तो होना ही है, वो तो होना ही है, वो तय है, वो होगा। ये है, आपको समझना पड़ेगा कि और थर्ड पेपर को आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं, नंबर आप उठा सकते हैं। चलिए आगे बताएं आप। जी सर, तो मतलब 90 नंबर का पेपर मैं छोड़ चुकी थी हम्म और 19 से पूरी उम्मीद छोड़ चुकी थी। हम्म अब मेरा मन भी नहीं, अब ये था कि पीएससी अब छोड़ देते हैं, अपने बस की नहीं। और घर से में ठीक है, डेली घर से फोन आ रहा है, पेपर कैसे जा रहे हैं, सब ठीक है, हो गया, वो तो रिजल्ट 4 महीने बाद आएगा, देखा जाएगा। हाँ अभी तो निष्फिक्र रह लें, हाँ ओके आ जाते हैं घर। हाँ घर से हुआ कि नहीं, आना तो नहीं है, हाँ आना सिलेक्शन लेके ही है। हाँ। फिर ये 20 का महीने निकला मेरा, अच्छा। बहुत डिजास्टर हुआ कि अब क्या करें, हाँ अब तो टूट चुके थे। अच्छा ये हो गया, किसी बीच मेंस का रिजल्ट आया हाँ, और इंटरव्यू कॉल इंटरव्यू होगा। कॉल हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ तो उम्मीद जग गई कि हाँ ठीक है, हो हाँ गया। फिर मैंने नए सिलेबस पे अभी तो छू ही नहीं पा रहे हैं कि क्या है कैसा हाँ है। हाँ। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी भी ये अप्रोच है कि नया सिलेबस पुराना सिलेबस, 70% तो सेम है। सेम है, बहुत बड़ी बात है, 75% सेम है हाँ, अगर देखा आप जाए ले तो। सकते हैं, बिल्कुल 75% सेम है। हम्म और दूसरी बात ये है कि प्री की तैयारी मेंस की तैयारी एक साथ कर लें, तो मैं सर, सभी लोग बोलते हैं कि एक साथ की जा सकती है, मैं इस चीज़ को पूरी तरह से डिसएग्री करती ठीक है। हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मेंस की तैयारी आप पहले करके रख लो। हम्म जो मैं आपको बता दूं कि 19 का नोटिफिकेशन नहीं आया था, उस 8 महीने में मैंने मेंस की तैयारी करके रख ली थी। हम्म। वो मेंस का आप जब भी मेंस दोगे 70% तो आपका सेम है। सेम है। 30% में मेहनत करनी है, उसमें हम्म ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं जानी है। हम्म। और प्री की तैयारी 1 महीने में बहुत अच्छी की जा सकती है। अब लेकिन इसको ऐसे भी समझ लें कि जिसने मेंस पढ़ा हुआ है, जी जिसके पास कॉन्सेप्ट हैं, जी तथ्य बस रटने हैं, जी। तो वो 1 साल में रटे जा सकते हैं। 1 महीने में ठीक, 1 महीने में रटे जा सकते हैं अगर आपका मेंस मजबूत है उस कंडीशन में। और अगर सिलेक्शन लेना है तो पहले आपको मेंस की तैयारी पर ही करनी पड़ेगी। करनी ही पड़ेगी, आपको उसमें जाना ही पड़ेगा। अभी अपना 2022 का भी है, जी सर। 8 तारीख से, जी सर। और उसके बाद 23 में भी उम्मीद है पूरी पूरी। 23 में सर थोड़ा डाउट है, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था चलो ठीक पूरी है, कोई तरह से, दिक्कत नहीं। क्योंकि 19 से जब इंटरव्यू कॉल हो गया तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो अब गई बस थी। थोड़ा सा ये बता दीजिए कि ये जो दौर 4-5 सालों का गुजरा, क्योंकि ये बच्चों के लिए ये जानना भी इंपॉर्टेंट है, आप टिके कैसे रहे? और याद है कि जब डिस्कशन हम लोग करते थे उस टाइम पे कितना ज्यादा दिमाग खराब होता था कि सर अब क्या। मेरे चेहरे में तो स्माइल ही आना बंद हो गई थी, ऐसी कंडीशन हो गई थी हम्म कि 4 साल से यहाँ पे हैं, कोई हम्म आउटपुट नहीं निकल रहा। हम्म। सबसे बड़ा रोल मैं कहूँगी सर घर वालों का। बहुत बढ़िया। मतलब मेरी मम्मी का तो ऐसा कहना था कि महिमा क्यों इतनी मेहनत वाली पढ़ाई करी, कोई छोटी मोटी पेपर दे लो यार। क्योंकि कुछ भी फैमिली का हो, फंक्शन में नहीं अटेंड कर पा रहे हैं ना, हाँ कुछ भी है। हाँ। मम्मी को हमेशा ये रहता था कि हम्म मैं छोड़ दो, इतनी बड़ी पढ़ाई मत करो। हम्म पापा मेरे एज अ फ्रेंड है, हम्म बिल्कुल हम्म उनसे कोई दिक्कत नहीं हम्म है। मेरे भाई बहन भाभी और मेरे मौसी लोग, हम्म मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट जिसे हम्म बोलते हैं कि हम्म। नहीं, मेरी आवाज़ भी थोड़ा बहुत ज़्यादा बुलंद टाइप की है। तो मौसी और मम्मी लोग का हमेशा ये कहना, नहीं तुम तो बनोगी, कुछ बड़ा ही बनोगी। हाँ। तो ये था कि ठीक है। अभी इसको लेके अगर किसी के पेरेंट्स, किसी की फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है तो ये वीडियो जाके उनको दिखाइए। आपके बच्चे में ताकत है। मैं ये कह सकता हूं कि हनुमान जी में लंका को दहन करके रावण को मारने की ताकत थी, लेकिन वो ताकत जामवंत जी ने बताई। और जब तक, और आप अगर परिवार में आप लोग देख रहे हो ना, तो अपने परिवार के बच्चों में अगर हनुमान वाली ताकत है, उसके लिए जामवंत आपको बनना पड़ेगा। बनना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चों पर प्रेशर डालेंगे, आप दबाव डालेंगे आउटपुट का, और उनको ये नहीं बताएंगे कि बेटा तुम मत आपकी केस में आप हार रही थी और घर वाले ये कह रहे थे नहीं तुमको बेटा तुम मत टिके हारो, रहना। तुम्हें टिके हैं, तुम करोगे। मैं सभी पेरेंट्स से निवेदन करता हूं, सभी से निवेदन करता हूं कि अगर आप अपनी बच्ची को, अपने बच्चे को सपोर्ट करते हैं और उसको बोलते हैं कि आप ये सपना निकाल सकते हो, तो वो उसके लिए चिरंजीवी की तरह, संजीवनी की तरह काम करता है। ये जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। आपके पेरेंट्स को प्रणाम मैं यही कहूंगा, अगर कभी उस क्षेत्र में आए तो मिलेंगे भी जी उनसे बिल्कुल आके बिल्कुल। जरूर। और आप आज जो हो उसमें शायद 90% रोल उनका है, क्योंकि हम कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन अगर सपोर्ट ना हो तो नहीं वो किया जा मेहनत सकता। काम की नहीं रह जाती है। सर, राइट। उससे भी बड़ा क्रेडिट मैं अपने भैया को देना चाहूँगी। भैया की शादी फिक्स हो चुकी थी और उसी टाइम रिजल्ट आ चुका था। तो भैया का ऐसा इतना सपोर्ट, मतलब मैं बताना चाह रही हूँ कि सभी लोग ऐसा करें हर एस्पिरेंट को, कि भैया ने शादी की डेट पोस्टपोन कर दी
कि उसका इंटरव्यू है, उसका ध्यान यहाँ पे रहेगा और तो वो पढ़ नहीं पाएगी, ऐसा वैसा दुनिया भर की चीज़ें। और उतना ही क्रेडिट मेरे भाभी और उनकी फैमिली को था कि उन लोग को 4 लोग समाज बोल रहे थे कि अरे कलेक्टर ही बन जाएगी, ननद ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं बनेगी, मतलब बहुत सी चीज़ें हाँ होती हैं। समझ रहा हूँ कि तो ऐसे कर रहे हो जैसे कलेक्टर ही हाँ, बन के आ कलेक्टर ही बन जाएगी, के आ आ जाएगी। जाएगी, क्या सा, कर रही हो, शादी वादी क्यों नहीं शादी देख रहे हो। शादी लेट नहीं शादी लेट कर दिए बताओ, हाँ ये है वो, एंगेजमेंट हो चुकी है, कल को शादी टूट गई तो क्या हाँ होगा। हाँ हाँ बहुत सी चीजें हुई हैं हाँ और बहुत कुछ सुना इसी बीच। हाँ। पर ये था कि घर वालों का विश्वास था कि वो बनेगी तो है। तो ये हुआ, पूरी 1 साल शादी डिले हुई। हम्म मेरी बहन मतलब अपना उसकी जॉब लग चुकी थी, वो हम्म। अपनी जॉब सेक्रीफाइस करके मेरे पास यहाँ पे रुकी कि दीदी परेशान ना हो किसी तरह। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, और मुझे नहीं पता कितने लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे होंगे। मैं बस वही फैमिली को बताना चाहती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट बहुत रोल इंपॉर्टेंट रोल होता है प्ले होता है फैमिली उनका, का। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप ये समझिए कि ये यात्रा केवल एक एस्पिरेंट की यात्रा नहीं होती है, उस एस्पिरेंट के साथ में परिवार चलता है, नॉट टू फॉरगेट आपके दोस्त, दोस्त आपके साथ में जो आपका ग्रुप था वो ग्रुप, उनमें से कुछ सेलेक्ट हुए होंगे, जी, कुछ होंगे अभी अभी कंटिन्यू होंगे और सर। कंटिन्यू होंगे, मैं ये मानता हूं कंटिन्यू होंगे। वो जो ग्रुप है, वो जब ये सब साथ में फैक्टर्स काम करते हैं, और सबसे पहली बात खुद की एक जानने की इच्छा कि आखिर ये एग्जाम है क्या, अगर हम इसको समझ जाते हैं तो मुझे लगता है आप महिमा बन जाते हैं। जी, हकीकत है, एमपीपीएससी की महिमा यही है कि इसकी महिमा को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत देखो क्या इम्पोर्टेंट। रिदम बना दिया आपके नाम के साथ। ठीक है महिमा, आप आज के किसी नए बच्चे को कैमरे पे देख के अगर कोई मैसेज देना चाहते हो कि शुरुआत कैसे करे, किस तरीके से आगे बढ़े, वो जरूर आप बता दीजिए। सर मैं यही बोलना चाहूंगी हर एस्पिरेंट को हम्म कि आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, हम्म डजेंट मैटर, हम्म कुछ भी मैटर नहीं करता। सर मैं बता रही हूँ, मुझे पीएससी का पी नहीं पता था, हम्म लिटरली बोल रही हूँ। हम्म तो आज की डेट में इतने सारे रिसोर्सेस, बस ये दिक्कत हो रही है, रिसोर्सेस भी इतने ज़्यादा हो गए हैं। आप एक वीडियो दे रहे हैं, दूसरा देख रहे हैं, तीसरा देख रहे हैं, मतलब 24 घंटे वीडियो में चला जा रहा है, खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा। और खुद पे जब तक काम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। बहुत और बढ़िया, प्लीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि बुक्स को रिफ़र करना शुरू कीजिए, शुरू कीजिए, नोट्स के क्योंकि पीडीएफ्स के पीछे भागना बंद कीजिए। आज आप देखेंगे हर बच्चे के रूम में आपको 3 से 4 मतलब हर सोर्स नोट्स की मिल जाएंगे, मिल अलग अलग जाएंगे, मिल जाएंगे, सोर्सेस मिल जाएंगे। और खुद का सोर्स नहीं मिलेगा, हम्म खुद का सोर्स नहीं नहीं होगा। मिलेगा। आज आप मेरे रूम में जाएंगे, हम्म आप बहुत ही लिमिटेड एडिशन पाएंगे, थोड़ा बहुत। और अगर मुझे ऐसा इंपॉर्टेंट लगता भी था, मैं फोटो ले लेती थी, फिर उसको अपने हिसाब से हम्म देख लेती थी। हम्म मतलब खुद के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिनॉप्सिस वगैरह भी चला है, मैं आज तक नहीं समझ पाई सिनॉप्सिस की हम्म माया, हम्म क्योंकि वो क्या, मतलब एक शब्द आप लिख लिए हो, हम्म क्या हो जाना है उससे। मेरा ये मानना है कि आप अपने नोट्स को इतनी बार पढ़ लो कि कि आपको पेज पेज उसके पेज पेज आपको याद बना याद रहे हो जाए। पूरा। मतलब मैं आज भी अपने नोट्स के ये बोल सकती हूँ कि हाँ, इस पेज में ये लाइन है। वो क्या तब बात है। होगा जब आप सेल्फ रिटर्न होंगे। आपने शायद उनका नाम सुना होगा, जो यूपीएससी की टॉपर रही हैं, ईला सिंघल। जी ईरा जी सिंघल, जी, आपने नाम सुना है? देख और जब ईरा सिंघल का रवीश कुमार ने इंटरव्यू लिया एनडीटीवी के लिए, तब उन्होंने भी एक चीज बात चर्चा में आई थी कि नोट्स वगैरह क्या होते हैं, कौन से नोट्स, ये क्या होते हैं, आपने तो नोट्स ही बनाए हैं। हाँ, वो एक कदम और आगे चल के थी, उन्होंने सिर्फ किताबों में हाईलाइट करके रखा हुआ था इस, और कहते मैं इतनी बार वो देखती थी उस चीज को, इतना देखती थी कि उन्हें लगता था कि मुझे तो पेज याद है, मेरी किताब में यहाँ पे दिया गया है। तो एक्चुअली सिनॉप्सिस की अगर मैं बात करूं, वो महत्वपूर्ण उस उद्देश्य से हो जाते हैं कि अगर ओवर द नाइट आपको रिवीजन करना है तो, और वो भी आपके बनाए हुए, पड़ोसी के बनाए हुए नहीं, वो भी आपके बनाए हुए, ओवर द नाइट अगर आप रिवाइज कर सकते हो तो वो डेफिनेटली आपके काम आते हैं। कई एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने बताया उसका फायदा होता है कि अपना अपना, लेकिन आपके साथ क्या है, आप ये कर रहे हो आपको नोट्स ही आपके याद है, तो आपको सिनॉप्सिस की क्या जरूरत है। सिनॉप्सिस उनको है जिनको अगर अपने नोट्स में कुछ भूल रहा है या उन्हें लगता है कि बाद में कवर करना है, तो डेफिनेटली शॉर्ट। और सिनॉप्सिस होता क्या है, आपने कुछ पढ़ा है, उसमें से वो पॉइंट जो आपको लगता है कि अगले क्वेश्चन वगैरह में आ सकता है, आपको याद रखना है, उतना बस लिख के रख लो ताकि आप वो ना भूलो, उस पॉइंट को देख के आपका सारा याद आ जाए, तो आपका पूरा काम हो जाएगा। सिनॉप्सिस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उस सिचुएशन में जब आपके नोट्स आपको लगता बहुत ज्यादा है, कवर नहीं कर पाए, लेकिन अगर आपने नोट्स ही रट लिए हैं, वो आपने बनाए हैं, तो वही सिनॉप्सिस है, वही सब कुछ है, वही गीता है, वही सब कुछ है, सिलेक्शन आपका होना ही होना है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके सेल्फ नोट्स और आपका रिसोर्स बहुत लिमिटेड होना चाहिए। एक स्ट्रेटेजी देख लो, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ देख के बाईपास करके आगे निकल जाना नहीं है। मैं बता रहा हूं, मतलब कई बार
सफलता असफलता को जज करने के ऊपर सवाल होता है। मुझे ऑनलाइन बोलना तो नहीं चाहिए चीज, लेकिन जैसे कई बार मुझ पे भी प्रश्न उठता है, आपने भी सुना होगा कि आपने क्या कर लिया या क्या चीजें हैं क्या नहीं। वो अलग बात है, मेरी नजर में सफलता आप हो। जी, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 1% का अंशदान भी अगर हुआ तो ठीक है, आप हो गए या और लोग हैं, वो सफलता है। मेन मैं ये मानता हूं कि आप किसी भी फील्ड में जहां सफल होना चाहते हो वहां पर पहले आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा, अपनी क्षमताओं को पहचानना पड़ेगा, फिर जो काम आप कर रहे हो उस काम को कैसे किया जा सकता है उन विधियों के ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे YouTube पे रहना था तो जब मैंने शुरुआत करी तो मैंने सबसे पहले सिलेबस का डिस्कशन किया था। क्यों किया था? क्योंकि उस वक्त मार्केट, उस वक्त के आज भी उस वक्त मार्केट में किसी ने सिलेबस पर डिस्कशन नहीं किया था। मैंने कहा ये जगह है, मैं ये दिखाऊंगा तो मुझे सफलता मिल जाएगी। फिर जब समझा सिलेबस को और लोगों के साथ बैठा, ऐसा नहीं आया बहुत सारे लोगों के साथ बैठा, सिलेक्शन तो बहुत लोगों से बैठना पड़ता है, जानना पड़ता है, तब समझ में आया कि आखिरी के 3 पेपर आपके लिए इक्वली महत्वपूर्ण, या कई बार देखा जाए मोर देन स्टार्टिंग के 3 पेपर इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये आपको डिफरेंस क्रिएट कराते हैं। तो आप, मैं इस यात्रा में अगर यहां तक हूं, आप इस यात्रा में यहां तक है, तो उसके पीछे एक चीज निश्चित होती है कि आपने अपने काम पर, अपने स्किल पर, अपने हुनर पर मेहनत की है। बहुत ज्यादा। अगर वो नहीं आप करते तो फिर आप शायद यहां नहीं होते। जैसे इसने 2-3 पॉइंट इसके मैं रिपीट कर रहा हूं, जिसने बोला है, इसने ये कहा कि मैं यहां पे इंदौर में आई, मेरा काम था लाइब्रेरी में बैठना और लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करना, दोस्तों के साथ में आधे घंटे का डिस्कशन करना और अपने कंटेंट को पूरा कवर करना। आप कहीं भटकाओ नहीं, कहीं कुछ और नहीं, उसके ऊपर भरोसा रखना जो हम कर रहे हैं। ये कई बार गॉड गिफ्ट होती है या तो सेल्फ मेहनत होती है, क्योंकि इंदौर जैसी भ्रामक जगह पे आप ये दिखाइए, इंदौर किसी के लिए वरदान भी है तो 90% के लिए अभिशाप भी है, क्योंकि यहां आके जो भटकाव पैदा होता है वो शायद कहीं नहीं हो सकता। भंवर कुआं का भंवर घुमा ही देता है। आप सीखिए इनसे, मैं बता रहा हूं, मुझे लगता है पता नहीं कितने लोग इस वीडियो को देखें, लेकिन आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बन सकता है, क्योंकि जो आपने बताया ना बहुत ऑनेस्ट चीजें हैं, वो बहुत प्योर चीजें हैं। जैसे कहते हैं कि गंगा जल की तरह, तो आपने एमपी बढ़ चढ़ के बताता है, आपने बिल्कुल माइन्यूट चीजें बताई हैं, आपने बिल्कुल जमीन से चीजें बताई हैं। महिमा, अगर हर बच्चा इस तरीके से मुझे लगता है करना शुरू कर दे तो हकीकत में पीएससी बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। सर अभी आपकी मुझे एक बात हुई कि आपने कहा कि खुद पे काम करना, जैसे आपने कहा कि मुझे यहाँ पे टिकना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं उस पर बात करना चाहूंगी कि मुझे आज भी मैथ नहीं आती। मैथ का फियर ही मुझे पीएससी में कहीं ना कहीं कि इसमें तो मैथ आती नहीं, आराम से कर लेंगे, राइट। क्योंकि मुझे ये पता था कि मैं रटने में माहिर हूँ लिटरली। तो ये था कि रटने वाली चीज एग्जाम है तो ठीक है, मैथ नहीं पढ़नी थी मुझे, मैं बस इसलिए पीएससी ठीक था। तो खुद की आज भी मैं 30 नंबर हटा के रखी हूँ। 270 का ही मुझे आगे भी मेंस देना है तो 270 पे ही देना है। उसमें मुझे ये देखना है कि 150 प्लस कैसे आ सकते राइट। तो खुद पे काम करना। दिक्कत क्या है, जो नहीं बन रहा है, कैसे कई ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगी, नहीं नाम नहीं लेना है तो उनका क्या है कि हिस्ट्री नहीं बन रही है। अब प्री में अभी अगर थोड़ा बहुत भी उनका ऊपर नीचे होता सिर्फ हिस्ट्री की वजह से, क्योंकि मुझसे डेली हम लोग की बात हो रही है, यार महिमा मुझसे हिस्ट्री नहीं बन रही है। हिस्ट्री नहीं, मैं बोलती जा रही हूँ एमपी पे काम करो, आयोग पे काम करो, नहीं मुझसे हिस्ट्री नहीं बन रही है। एक सेकंड में रुकना चाहूंगा। अभी हम लोगों ने, सॉरी क्योंकि कुछ बच्चे बहुत भ्रम में आए हैं और आपके मुझसे अगर सुनेंगे ज्यादा, अभी कुछ बच्चों को हम लोगों ने पेपर 3 का डिस्कशन कराया, तो हमारे यहाँ पर हमारे टीचर्स ने एक्सपीरियंस साथ में ये बताया कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी थोड़ा डेप्थ से आ रही है, इसमें आप अगर एनसीईआरटी को प्रेफर कर लें तो क्वेश्चंस आपके अच्छे बनेंगे। अब बच्चा उसी के पीछे पड़ गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बल्कि मैंने आगे जाके ये भी बताया उसी डिस्कशन में, आप लोग देखना, 3rd पेपर डिस्कशन है, और जब मैंने ये बताया कि आप बाकी की 7 यूनिट 210 नंबर की हैं, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप ऊपर भी पढ़ लोगे तो भी 90 में से 45 नंबर के आसपास आप कवर कर लोगे, और बाकी के पोर्शन 210 में से अगर 110 120 नंबर, जैसे कि आपने 230 में 120 के ऊपर तो उठाए हैं, अगर आप उतना कर लेते हो तो भी आप 150 160 नंबर ला सकते हो। लेकिन बस वही वाली कहानी, एक बार बौद्धंदा हुआ आ गया तो पूरी एमपी की हिस्ट्री पढ़नी है भाई। आप अगर याद करो, हिस्ट्री में हर साल मेंस में 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मेंस में भी प्री में भी, जो आउट ऑफ द बॉक्स जाना ही जाना है। उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको, आप भाई जहां से और नंबर बन सकते हैं वहां करो। जैसे इस पे और बात करें भाई, हिस्ट्री में मैंने वहां पर समझाया बच्चों को बोर्ड के ऊपर उसी पे कि भाई अगर आप 3rd पेपर में नंबर ड्रॉप हो रहे हैं तो आप 4th, 5th और 6th पेपर में उसको कवर कर लो। इवन ज्योग्राफी में भी
गेन कर सकते हैं। सेकंड पेपर भी है हमारा, बहुत स्कोर बहुत स्कोरिंग है, बहुत अच्छे से कवर कर उसमें सकते अगर हैं। कोई डेली बस न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा है तो चीजें निकाल सकते कौन हैं। पढ़ रहा है आजकल न्यूज़पेपर? दिक्कत वही है, देख, न्यूज़पेपर भी तो मोबाइल में फिर पढ़ना है। बताओ बेटा, इंस्टाग्राम कौन चलाएगा, रील्स कौन डालेगा, स्टोरी कौन बनाएगा? आपकी ही स्टोरी अभी दूसरे डालेंगे, अरे महिमा जी की फोटो आ गई, उस स्टोरी को कौन डालेगा? अब इतना महत्वपूर्ण काम आजकल चल रहा है, उसके बीच पेपर पढ़ने की बात करो, और पढ़ने के बाद अभी आप थोड़ी देर में बोलोगे भाई उसके कुछ नोट्स भी बना लिया करो, हल्के से कुछ लिख भी लिया करो हल्का सा, अगर कुछ काम का है। ये इतनी मेहनत कौन करता है महिमा जी? पापा ने पैसे दिए हैं, हम कोर्स खरीद लेंगे, पढ़ लेंगे। हकीकत ये चल रही है, और आप जैसे लोग जो सेलेक्ट लेते हैं उसके पीछे ये आपने अपना बेसिक, बैक टू बेसिक्स, ये है बेसिक इस एग्जाम का जो आप बता रहे हो। और मुझे लगता है जितनी भी बात आपने बताई है, सच बता रहा हूं एस्पिरेंट्स, अगर आप उस बात को समझ जाए ना, सिलेक्शन बहुत दूर नहीं है, सिलेक्शन बहुत दूर नहीं है, बस मेहनत प्रॉपर। लेकिन बस वही जो मैं आपकी बातों को रिपीट कर दूं, सिलेबस पे पूरी पकड़ नहीं है, तो सिलेबस की पूरी पकड़ मैंने आपको बता दी है। डिस्कशन ठीक ठाक कर लेता हूं महिमा जी, उसका सबूत है, ठीक ठाक बता देता हूं मैं, आप देख लेना, हमारे सारे टीचर ने डिस्कशन किया है। दूसरा पॉइंट, आपको खुद की तैयारी पहले करनी है, खुद आंसर राइटिंग पहले करना है, खुद को पहले जज करना है, फिर किसी और से अपने आप को जज करवाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तीसरी बात आपके लिए महत्वपूर्ण चीज है कि टेस्ट आपको तब अच्छे तरीके से देना है जब आप लिख के तैयार हो चुके हो और गैप के साथ आराम से रिवीजन करके आप टेस्ट दे सकें, ताकि आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस का अंदाजा लगा सकें। क्योंकि महिमा होता क्या है, आप अगर विदाउट प्रिपरेशन टेस्ट देने चले गए तो आपकी परफॉर्मेंस का अंदाजा कहां लग रहा नहीं है? लगेगा। और दूसरी दिक्कत ये हो रही है सर, अभी 8 तारीख से पेपर है, बस चले तो कोचिंग वाले अभी भी टेस्ट सीरीज निकाल देंगे। लिटरली बोल रही हूँ। आखिरी की एफएलटी निकल रही है अभी भी। मतलब 3 दिन का गैप तो दो कम से कम, कि रिवाइज कहते हैं कि डेली मतलब पेपर हो रहे हैं तो 6 दिन में 6 पेपर देना, यहाँ पे दे के देखो। मैं समझती हूँ वो प्रेशर चीजें होती हैं, मेरे साथ भी हुई, बट दिक्कत ये है कि बच्चे भी भाग रहे हैं उसी के पीछे कि नहीं बस टेस्ट सीरीज महिमा, लगानी आप कब। विश्वास मानो या ना मानो, शायद आपने देखा हो ना देखा हो, टेस्ट सीरीज पे जब भी बच्चों ने सवाल पूछा है, आप लोग तो शायद मेरे सामने रहे, तो मैंने हमेशा क्या कहा कि इस तरीके से अगर मैंने हमेशा बच्चों को ये समझाया कि टेस्ट अगर आपको देना भी है तो आप दो, लेकिन फिर उसके नंबर्स को दिमाग में मत रखो, आप लिख के आओ, छोड़ो। नंबर भी दिमाग में मत रखो। दूसरी चीज ये देखो कि हमारी यूनिट कवर होनी चाहिए। यूनिट कवर हुई है नहीं हुई है? टेस्ट हो या ना हो, अपनी यूनिट्स प्रॉपर होनी है। क्या कि अभी 3 यूनिट का टेस्ट है, हम 3 यूनिट किसी तरह भागम भाग में पढ़ लिए, फिर अगली 3 यूनिट पे कवर कर रहे हैं, मतलब सिलेबस कभी अच्छे से हो ही नहीं पा रहा है। अब ये कह रही हैं तो मान लेना, मैं इतना ही कह सकता हूं, क्योंकि ये बातें तो शायद बहुत बार रिपीट की हैं, बहुत बार बताई हैं कि टेस्ट के पीछे मत भागो, मत ये चीज करो, आपका ही नुकसान है, आप ही अब ये तो सबूत है, मैं सेलेक्टेड नहीं हूं, आप तो हैं। इनकी बात मान लेना यार कि हमको अपने ऊपर बेसिक काम करना है। बेसिक अगर आप काम करेंगे तो आप सफल जरूर होंगे। और क्या सलाह है लास्ट आप? जैसे टेस्ट सीरीज की आपने बात की, मेरी एक फ्रेंड है, मैं नाम लेना चाहूंगा उसका, वंदना त्रिवेदी। वो लड़की आज तक साथ में आई थी जो अपने, जी, जी ओके ओके, हाँ। आज तक उसने कोई टेस्ट सीरीज नहीं, कोई कोचिंग नहीं, कुछ भी नहीं, रीवा में रह करके प्री निकाला, मेंस निकाला, चीजें बहुत अच्छी रही उसकी। मतलब मैं बताना ये चाह रही कि कोई भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है, बस करने की ललक होनी चाहिए। बहुत सही। इवन लाइब्रेरी भी नहीं, सिर्फ घर में बैठ के मोबाइल, यूट्यूब, इंटरनेट और बुक्स, ना कि पीडीएफ और ये सारी चीजें। ऐसे भी बच्चे हैं जो सिलेक्शन लेंगे, ये तय है कि वो सिलेक्शन लेंगे। कोई आप लोगों को कोई सवाल, आपको कुछ पूछना हो बताओ। हाँ, जैसे आपने बोला कि सिनॉप्सिस पे भरोसा नहीं करती हैं, तो मतलब पेपर के बीच में क्योंकि बहुत कम टाइम रहता है, 5 से 6 घंटे ही मिल पाते हैं, तो उसमें फिर आप रिवीजन कैसे करती हैं? रिवीजन जैसा कुछ रहता ही नहीं है। मैं ये मेरा जो पर्सनली मानना है, प्रॉब्लम होती है, मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने सवाल ये किया है कि आपने कहा कि सिनॉप्सिस मेरे पास में नहीं है, तो जो 6 दिन लगातार हमारे पेपर चलते हैं उनके बीच में रिवीजन कैसे मैनेज करते हो आप? सर, मुझसे किसी ने कभी बोला था, अनुभव की एक अपनी कीमत होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वो चीज मुझे आज 5-6 साल से कंटिन्यू याद है। मुझे ये लगता है कि अगर आपने पहले 3 से 4 महीने अगर प्रॉपर मेंस को दिए हैं, तो वो 6 दिन में अगर आप पेज पलट के भी चले गए हैं ना, एक एक पेज रटना नहीं है कि एक एक लाइन पढ़ने बैठ गए हैं, बस आंख के सामने से पलटा लिए हैं,
हो जाना है काम। मैं सेकंड पेपर देख के भी नहीं गई थी कि क्या मैं मतलब स्किप कर चुकी थी। तो वो पुराना जो नॉलेज है वही काम देगा। वो आप एक दिन में पढ़ के कुछ नया उसमें नहीं कर सकते हैं। और एक दिन में पढ़ने में यही होता है सर, जो मेरा 20 का प्री नहीं निकल पाया। हुआ क्या कि ये मैं कभी लड़की जाने कितनों की दुकानें बंद करवाएगी। सॉरी सर। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये सब बताता हूँ, मेरी दुकान चलेगी, मुझे टेंशन नहीं है। देमन सर के बस 5 वर्ड, मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि मैं ये सारी हकीकत बताता हूँ और इसी हिसाब से आगे चलता हूँ, मैं तो खुश हूँ। लेकिन बाकी जो बातें आप बता रहे हो ना, वो बहुत सारे झूठ, बहुत सारे भ्रम, बहुत सारी ऐसी चीजें जो शायद आज आपने तोड़ दिए। मैं सच में थैंक यू बोलूंगा आपको इस चीज के लिए कि आप जितनी अच्छे तरीके से चीजें बता रहे हो ना, उतनी ऑनेस्टी से। मुझे नहीं पता आप आज डीसी हो, रैंक 1 हो या नहीं, आप जो भी पोस्ट पे हो, मेरे लिए यह है कि आप शायद रैंक 1 से ऊपर भी डिजर्व करते हो, क्योंकि आप इस मंच पे खड़े होकर जहां आपको बच्चों को कुछ बताना है, आप बच्चों को वो बता रहे हो जो पूरा सच है, ना कि वो जो आपसे बोलने के लिए कहा जाता है। और ये बहुत बड़ी चीज होती है। अगर ये पूरा सच आपने देख लिया, मुझे लगता है आपको बहुत काम आने वाला है। और कोई सवाल? हाँ पूछो पूछो, मैं रिपीट कर दूंगा, बताओ। मेंस तैयार होने आपने सवाल पूछा कि मेंस तैयार, हमें कब पता चलेगा कि हमारा मेंस तैयार है? सर मैं इसके लिए 6 महीने का प्रॉपर टाइम चाहूंगी। ठीक है। प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए और सिलेबस की एक एक लाइन, ये नहीं कि तो कोई भी नोट्स उठा के बस हमने एज इट इज टिप लिए, जिसे देसी भाषा में हाँ कहते हाँ हैं हाँ, टिप बिल्कुल लिया बिल्कुल, हमने। टीप ली, छाप दी। वो नहीं होनी चाहिए। हर एक आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है, कोई भी टॉपिक, जैसे जीपीएससी हम ले लें, जीआईएस ले लें, कुछ भी चीज़ है, उसकी बेसिक्स डिफिनीशन वगैरह, प्रॉफिट्स लॉस जो भी होते हैं सब हम करते हैं। उसके बगल में हमें इतना स्पेस खाली रखना है। समझ नहीं है? कुछ भी न्यूज़ में आया है, न्यूज़पेपर पढ़ने का फायदा ये होता बिल्कुल है, बिल्कुल। कुछ भी न्यूज़ में आया है बस हमको वहाँ पे ऐड ऑन कर देना है। और जो आप कह रही हैं ना कि एक दिन में कैसे देखा जाएगा, हमको वो एक दिन में सिर्फ वो चीज़ें देखनी है जो हमने एक्स्ट्रा ऐड की है। पुरानी चीज़ें तो हमें याद है पहले से ही, जो एक्स्ट्रा हमने कि कौन सा भी सैटेलाइट्स लॉन्च किया गया है, किससे रिलेटेड है, कुछ भी है, बस हमें वो देखना है। हिस्ट्री में तो मुझे नहीं लगता कि आज जब से पढ़ रहे हैं सबका कंपटीशन उतना ही है। बहुत बढ़िया। हम नंबर कहाँ पे गेन कर सकते हैं? सेकंड पेपर की 50 यूनिट में, सेकंड पेपर की 4th यूनिट में। वहाँ पे क्यों गेन कर सकते हैं? क्योंकि न्यूज़पेपर, कोई भी आप, मैं प्रतियोगिता दर्पण हमेशा पढ़ती हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मैगजीन जरूर रहती है, 10 नहीं कि आज ये भी ले रहे हैं, आज मार्केट में ये भी लॉन्च हो गई तो ये भी आ गई हैं। आप देखेंगे अभी प्री टाइम, मतलब मेरे हॉस्टल में ही हर वैरायटी की आपको मैगजीन मिल जाएगी एक लड़की के पास। मतलब हर रूम में आप जाएंगे, सारे सोर्सेस मिल जाएंगे और कंप्लीट कोई नहीं होगा। इससे अच्छा एक है, उससे हमने बस अपना एड ऑन किया। और जब रिवीजन वाला पोर्शन है जो और आपने, प्रतियोगिता दर्पण ना केवल करंट में बल्कि निबंध में बहुत हेल्प करती है, निबंध में बहुत हेल्प करती है प्रतियोगिता दर्पण। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि आप लोग 4 पेज में नोट्स चाहते हो। 4 पेज में पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है बस वहाँ। मैंने अभी जो मतलब 20 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नया किया था, बस ये किया है कि अगर 11 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं प्रयास ये करती कि 2 पेज में उसका आंसर बना के रख लूँ, जिससे मुझे ये भी मेहनत ना करनी पड़े, सोचना भी ना पड़े कि मुझे लिखना क्या है वहाँ पे। अगर जीपीएससी पूछा 2 पेज 11 नंबर का पूछा है तो मुझे ये है कि मैं एज इट इज इसको जाके वहाँ पे लिखाऊंगी। ओके, या आप इसको इससे समझिए, जैसे आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि आपको किसी भी टॉपिक में अधिकतम 200 शब्द ही लिखने हैं। तो एटलीस्ट 200 शब्द आपके पास तैयार हो, कि डेफिनेशन तैयार हो, उसके आसपास की तैयार हो, कि एटलीस्ट वो ज्यों को त्यों आप उठाओ और वहां पर छाप के आ जाओ। अगर ये चीज होगी तो आपकी स्पीड भी मेंटेन होगी, आपकी क्वालिटी भी मेंटेन होगी और आपका कंटेंट भी मजबूती से जाएगा, जो आपको एक्चुअल में नंबर रिपोर्ट कराएगा। अंतर समझना, सब एक जैसी किताब में से पढ़ रहे हैं, एक जगह से पढ़ रहे हैं, तो सबकी भाषा, सबका लहजा सब एक हो जाता है। जब आप सेल्फ करते हो तो आपकी भाषा, आपका लहजा, आपका तरीका और आपकी कॉपी सब अलग होती है, तो नंबर भी अलग मिलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण। लास्ट में आखिरी के 3 पेपर की प्रिपरेशन और महत्व मैंने पहले ही बताया, खाना खाने जैसे इंपॉर्टेंट है लास्ट के 3 पेपर। बिल्कुल। तो उसमें बस ये है कि निबंध से मैं बात करना चाहूंगी, उसमें स्लोगन किसी महापुरुष के लाइंस जो भी हैं, जैसे अगर 50 नंबर का क्वेश्चन निबंध आता है तो मेरा तो ये मानना है कि 7-8 स्लोगन भी आप लिख देंगे, बहुत बढ़िया है। पर वो कब होगा? जब आप उसको डेली याद करेंगे। अब एक दिन में आप 50 स्लोगन याद करके जाएंगे तो याद नहीं होगा, नहीं होगा, राइट। और एक दिमाग में इतना तो एक्सपीरियंस हो जाता है कि अच्छा ये आ सकता है, ये आ चुका है, ये नहीं। तो हमको उस सब्जेक्ट जो भी टॉपिक रहेगा उससे रिलेटेड, जैसे मैं अभी अगर 22 से की बात करूं तो मुझे अगर लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो उस 5-6 निबंध को मैंने छांट के रख लिए हैं। अगर ये आएगा तो इसके स्लोगन, इसके डाटा, जो भी चीज़ है
वो मैंने अलग करके रख लिया है। प्रतिवेदन तो नॉर्मल बन ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रही मेरे 6 पेपर की। फिर और एथिक्स में मेरा ये है कि डेली वाला काम है। उसमें भी यही जो किसी ने कहा है, किसके द्वारा कही गई डेफिनेशन है, वो चीज़ें जरूर आप डैश करके वहाँ पे लिख सकते हैं कि मैकआइवर है, पेज है, कोई भी चीज़ है। यही चीज़ आप सेम सोशोलॉजी में कर सकते हैं, किसके द्वारा किसकी डेफिनेशन किसी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। और जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं पहले तो उनको कंप्लीट करके रख ही लेना है हमें। और उसके अलावा जो नोट्स हैं सेल्फ बनाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल पॉसिबल है, हर किसी का होता देखो, है, ऐसा हर नहीं है। का तरीका। यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है तो जो मेरी स्ट्रेटजी रही मैंने, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर ये 22 वाला नहीं हो पा रहा है, मुझे लग रहा है, क्योंकि टाइम जो भी है, जितना भी टाइम लगा एफर्ट दूंगी, पर मेरा ये टारगेट कि 24 में मुझे डीसी लेना है, तो मैं उस हिसाब से काम सबसे बड़ी करेंगे। क्लैरिटी ये है, तुम पता है जब तुम जो बोल जाती हो ना, तो नहीं पता कि वो कितना डिफिकल्ट और कितना कंफ्यूजन है लोगों के लिए। ये तुमने सीधे बोल दिया ना कि 22 का मैं प्रैक्टिस तरीके से देख रही हूँ, हो जाएगा तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 24 में मुझे डीसी लेना है। ये टारगेट, जब ये टारगेट होगा तो मार्केट में जो ये चल रहा है कि रिजल्ट आया है, नहीं आया है, कब आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब बातें आपके दिमाग से फुर हो जाएंगी और इसके बाद में आप सिर्फ फोकस्ड होकर अपनी पूरी तैयारी करोगे। सच में महिमा, लिटरली बता रहा हूं कि बहुत अच्छा लगा, बहुत बेहतर लगा और समझ में आया कि जो बातें शायद मेरी इस एग्जाम को अंडरस्टैंडिंग लेके है और जो बातें मैं कई बार बच्चों के साथ में लगातार रिपीट करता रहा हूं, क्योंकि ये मैं अभी बना के नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आपने वीडियोस देखे हुए हैं, इसलिए वो बातें अगर हकीकत में फॉलो कर ली जाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इनके बिहाफ से, इन्होंने भी अच्छा वीडियो डिस्कशन देखिए, आपने सिलेबस डिस्कशन देखे हैं, फर्स्ट पेपर का देखा है। मेरा निवेदन है और आप भी निवेदन करते हैं कि आप, बात यहां कोर्स सब्सक्राइबर इसकी बात नहीं है, बात यह है कि अगर आपने सिलेबस समझ गए तो आप सिलेक्शन ले जाओगे। महिमा ने मेरा कोई कोर्स नहीं लिया है, कुछ भी नहीं लिया। बात ना कोई ऐसा डायरेक्ट पढ़ा है, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ती थी, हम लोग बैठ के कुछ डिस्कशन करना होता तो डिस्कशन कर लेते थे, कभी टेंशन हुआ तो सर दिमाग खराब हो रहा है वो बात अपनी हो जाती थी। लेकिन जो बातें बताई गई उन बातों को थॉरोली फॉलो किया है और वो फॉलो करने का नतीजा आज ये है। और ऐसा नहीं कि ब्लाइंड फॉलो कर लिया, आपने समझा ही होगा ना कि हाँ यार महत्वपूर्ण है, ये जो आदमी पागल है बोल रहा है, कुछ ना कुछ महत्व उसमें है। आप सिर्फ समझिए कि सिलेबस का सारा गेम है, हकीकत में लास्ट 3 पेपर्स का बहुत बड़ा गेम है और आपकी खुद की मेहनत का सबसे बड़ा गेम है। हम सब लोग तो कभी रणनीति के तौर पर, कभी किसी विषय में आपको जहां समझ में नहीं आ रहा है उसमें सपोर्ट के तौर पर खड़े हो जाते हैं। हम लोग सिलेक्शन नहीं कराते हैं, हम लोग आपको गाइडेंस दे सकते हैं, रास्ता दे सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा पढ़ना आपको पड़ेगा, करना आपको पड़ेगा, समझना आपको पड़ेगा, कॉपी आपको अपनी समझनी पड़ेगी कि सही जा रही है, नोट्स आपको समझने पड़ेंगे कि सही जा रहे हैं। जब आप समझोगे तो वहां पर हम लोग सिर्फ पार्ट हैं। 100% सफलता का 1% एक ऐसा हिस्सा जहां पे डायरेक्शन मिल गई, बात खत्म। वो डायरेक्शन तभी, जैसे हीरा मिल जाए जब तराशा ना जाए तो क्या मतलब है, राइट? कई लोग फेंक दे पत्थर समझ के उसको, तो कोई मतलब निकलने वाला नहीं। तो बात वही है कि जहां से सही बात मिली, और सही बात को समझने की काबिलियत भी उसी के पास आती है जो समझना चाहता है। सर दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगी, उस जब पेपर होता है, पेपर को समझना, जैसे 21 वाले पेपर में बहुत सी गलतियां की, फिर बहुत से आप देखेंगे सिलेक्शन नहीं भी, राइट। रीजन ये था, जैसे 11 नंबर में अभी हिस्ट्री में पूछा गया था, मालवा और निमाड़ की चित्रकला की विशेषताएं बताइए, और पूरे एमपी के बच्चे मतलब मोस्टली सब ने चित्रकला लिख दी, विशेषताएं नहीं लिखी। ऐसे टीकाकरण की तालिका पूछी गई थी, ये गलती मैंने भी की। ये जब रिजल्ट आने वाला था तो बाद में मुझे पता चला कि टीकाकरण की तालिका बनाने के लिए कहा गया, और मोस्टली बच्चे लिख के क्या आ गए हैं, टीकाकरण कार्यक्रम सारे के सारे। तो वो पेपर को समझना बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं, आप याद करिएगा, पुछल्ले शब्द। जैसा आपके पुछल्ले शब्द पीछे बोल रहे हैं वैसा आपको लिखना है। ये नहीं कि चित्रकला आ गई तो गौड़ की ये है, भील की ये है, इसकी ये है, उसकी वो है। आपको उसकी विशेषताएं लिखनी है तो आप विशेषताएं लिखिए। चलिए महिमा, आपने बहुत अच्छा टाइम दिया और मुझे ये डिस्कशन एंड करने का मन नहीं है, लेकिन कई और जगहों पर भविष्य में, अभी जो कि आपका मेंस भी है और आपको तैयारी जो भी है, तैयारी तो करनी ही है, वो समय देना है। बहुत ये वीडियो मुझे लगता है जो देख लेगा शायद उसकी आंखें खुल जाएंगी, और मेरी कोशिश रहेगी, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रैंक 1 को लेके नहीं आऊंगा अपने पास में,
क्योंकि उसको लाने के लिए धन बल शायद जरूरत पड़े, राइट। लेकिन मैं, और ऐसा नहीं कि रैंक 1 ने स्ट्रेटजी नहीं देखी होगी, शायद रैंक 1 ने भी स्ट्रेटजी देखी हो, पता नहीं क्या बात हुई है। लेकिन मैं महिमा जैसे हमारे और साथी जो जमीन से जुड़ के खुद की मेहनत से खड़े हुए हैं, जो आपको हकीकत बताएंगे, मैं उनको आपके साथ में लेके आऊंगा, और ये जो हकीकत बता रहे हैं उसको कितना ज्यादा नजदीक ला सकते हैं उसमें मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। महिमा, थैंक यू सो मच, बहुत शुभकामनाएं, और निश्चित तौर पर हम दोबारा इंटरव्यू करेंगे पद परिवर्तित करने के बाद में, ये मुझे आज पूरा विश्वास हो गया है। जी सर। और मैं आपको अभी से इनवाइट कर रहा हूं, भूल मत जाना, आपको दोबारा भी आना है। थैंक यू महिमा, थैंक यू सो मच, सबको थैंक यू कर रहे हैं, थैंक यू एवरीवन।